अब आपको चैप्टर नजर आ रहा है? यस मैम। ओके। तो इससे पहले जो है मैंने आपको वीडियोस बना के भेजी थी जो था आपका चैप्टर सॉइल से रिलेटेड। तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल ये सब जो है बता दिया है। एंड देन एक टॉपिक उसमें बचा हुआ है, दैट इज कल मैंने डिग्रेडेशन वाला बताया था आपको, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कैसे होता है, सॉइल है। एंड लास्ट एक बचा हुआ उसमें टॉपिक जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। बट आज जो है वो क्योंकि छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बना के भेज दूंगी वीडियो। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14। और इसी के साथ जो है हमारा फर्स्ट बुक जो है वो अब जो है सेकंड बुक इंडिया की जो है वो फिनिश हो चुकी है। उसके सारे चैप्टर्स जो है वो फिनिश हो गए। और अभी हम जो है इस बुक में भी बस एक ये चैप्टर बचा हुआ है और एक आपका जो है बायो जो बायो रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, लास्ट लाइफ ऑन द अर्थ, वो एक चैप्टर बचा हुआ है। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसको हम कवर करते हैं। चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। तो बेसिकली इसमें आपने जो है टीवी पर या अपने खुद जो है फर्स्ट हैंड कभी ना कभी ओशन देखा होगा। तो ओशन जो है उसकी नॉलेज सभी को है कि जो है हमारे अर्थ जो है 71% जो आपका पार्ट है वो जो है वाटर से कवर है। और ये वाटर किस में है? ओशंस, इन द फॉर्म ऑफ ओशन वाटर। तो आपने अगर कभी वर्ल्ड मैप देखा है या फिर यहाँ पर भी अगर वर्ल्ड मैप मैं देखती हूँ बुक में यहाँ पर है, तो ये देखिए कि ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि मेनली जो है हमारे इम्पोर्टेंट 5 हमारे जो ओशंस हैं, जैसे आपका नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो ये जो हमारे पैसिफिक ओशन है, तो ये हमारे जितने भी ओशंस हैं, तो बेसिकली ये कोई हमारे डिफरेंट ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग ओशंस हैं। ये हमने जब स्टार्टिंग में आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तब आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड स्टार्टिंग में एक ही आपका सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। एंड देयर वाज ओनली वन वाटर बॉडी जिसका नाम था पेंथिलासा। ठीक है। तो पेंथलासा नाम का एक बहुत बड़ा महासागर था और एक आपका कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था आपका पेंजिया। ठीक है। तो पेंजिया तो आपस में अलग होके और ये सेपरेट उसमें डिवाइड हो गया। तो इस जो ये लैंड मास है उसकी अलग अलग पोजीशन अटेन करने की वजह से जो हमारा महासागर था पेंथलासा वो भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो हमने स्टडी के लिए अपने आप मतलब वाटर बॉडीज को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए इनको हमने जो है डिफरेंट नेम्स जो है उनको दे दिए। लाइक जो भी वाटर बॉडी है महासागर का हिस्सा जो कि ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, इसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। जो इसके वेस्ट में है उसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। जो यहाँ पर है इंडिया के नीचे उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। जो एंटार्क्टिका के पास है उसको हम आपका एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं। या बिल्कुल नॉर्थ में उसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इनको नाम जो है डिफ्रेंशिएट कर दिए ताकि हम उन्हें आसानी से उन्हें पहचान सके। हमारे लिए इनको पढ़ना एजुकेशन पर्पज के लिए हम इसको नाम अलॉट कर दिए। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो जितने भी ओशंस हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं कि अटलांटिक ओशन है तो कुछ ऐसा सेपरेट कोई एंटिटी है, सेपरेट वाटर बॉडी है जिसका कोई कनेक्शन इस यहाँ पर या दूसरी वाटर बॉडीज के साथ नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जितना भी पानी ये पूरे डिफरेंट ओशंस में फ्लो हो रहा है, एक्चुअली वो अगर यहाँ से मूव कर रहा है या यहाँ से मूव कर रहा है तो सारे ओशंस को कवर करते हुए जा रहा है। तो पानी वही है बट उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। बिकॉज ऑल द ओशंस, ऑल द वाटर बॉडीज जो है आपके वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इन्हीं में जो है हमारा वाटर जो है रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह जो है हमारा मूव करता रहता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे बारिश होती है इंडिया में, अपने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके लिए जो विंड्स रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ से मूव होकर आती है? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब क्या कि ऑस्ट्रेलिया का जो वाटर है पैसिफिक ओशन का वो हमारे इंडिया की तरफ आता है और साथ ही साथ उसके ऊपर जो हवा बहकर आती है, विंड आती है, वो जो है मॉइस्चर पिकअप करती है और इंडिया में रेनफॉल करती है। ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो बारिश होती है उसका पानी कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम पैसिफिक ओशन। ठीक है। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोचिए कि कोई भी ओशन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। और जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली वन ओशन फ्रॉम वन ओशन टू अदर ओशन वो मूव कर रहा है। ठीक है। सो ओशन वाटर इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। सो देयर इज कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ द ओशन। अब हम जो है हमारा फर्स्ट पेज चलते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे जो ओशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और ऐसा नहीं है कि सब आइसोलेटेड है। एक का पानी, जो आप पानी मूवमेंट देख रहे हो, वो एक ओशन से दूसरे ओशन में जाता है। और इनफैक्ट ये एक ही वाटर बॉडी है, लेकिन क्योंकि हमारे जो लैंड मासेस हैं वो अलग हो चुके हैं, तो इनके बीच में ये जो आपके लैंड मासेस ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया गया है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम जो है हमने दे दिए। बट एक्चुअली क्या है कि ये एक ही वाटर बॉडी है। और जैसा आपको बताया कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। कि जो ओशन का पानी है उसका मूवमेंट, जो बहता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ओशन का वाटर है डायनेमिक नेचर। आप फर्स्ट लाइन देखिए, द ओशन वाटर इज डायनेमिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स हमेशा मूव करता रहता है। हमेशा मूव करता रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है। इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फोर्सेस लाइक ऑफ द सन, मून एंड द विंड्स इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो ये कह रहे हैं कि जो ओशन का पानी होता है उसका टेम्परेचर है, या उसकी सैलिनिटी है, या उसकी जो डेंसिटी है, ये मतलब कितना भारी है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंटरनल फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हो गए? सन, मून एंड विंड, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग भी बाद में लिखेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर वाटर होता है वो दो तरीके से होता है। एक है आपका हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और एक आपका वर्टिकल मूवमेंट होता है। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जब आपकी जो वाटर है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो मतलब वाटर आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वाटर का आपका क्या आपके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? ओशन करेंट्स एंड वेव्स। ये देखिए आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है ओशन करेंट्स एंड वेव्स। समुद्र में जो वेव्स होती है, ठीक है, वेव्स जो है आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, कोई बच्चा बता सकता है? वेव्स एंड ओशन करेंट्स। ओशन में ओशनी समुद्री जो धाराएं होती हैं, ओशन करंट्स को तो समुद्री धाराएं कहते हैं। एंड वेव्स अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर आपको किसी को याद हो तो आप मुझे बता देना, लहरें जो होती हैं। तो वेव्स क्या कहते हैं? कोई बच्चा भी बता रहा था। लहरें। ठीक है, तो ओशन करेंट्स एंड जो वेव्स होती हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन का जो पानी है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है एंड प्लस आपका वर्टिकली ऊपर नीचे भी मूव करता है। तो ओशन करेंट्स एंड वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एंड जो आपके टाइड्स होते हैं, आपने ज्वार का नाम सुना होगा, टाइड्स, है ना? जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। अब ये जितना भी मूवमेंट होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो चाहे आपका वर्टिकल मूवमेंट हो, उसके लिए आपकी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका विंड। क्या रिस्पॉन्सिबल है? विंड। ठीक है, पवन जिसको हम कहते हैं। सन भी रिस्पॉन्सिबल है, सन, मून एंड विंड्स। ठीक है, विंड्स का एक अपना अलग रोल होता है, जो डायरेक्ट हमारे जो ओशन में पानी है उसके साथ इसका कांटेक्ट होता है। और सन एंड मून जो है उसका क्या काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि सन एंड मून हमारे ऊपर कैसे, पानी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डालेंगे? जो पानी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है उसकी मूवमेंट में सन और मून कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स। और विंड जो हमारे पृथ्वी पे हवा चलती है उसका तो बहुत बड़ा रोल होता है इन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन ओशन वाटर बॉडीज। द हॉरिजॉन्टल मोशन रिफर्स टू ओशन करंट्स एंड वेव्स, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू टाइड्स, ये जो मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ओशन currents are the continuous flow of huge amount of water in a definite direction। समुद्री धाराएं जिसे हम कहते हैं हिंदी में ओशन करंट्स। आपने जो देखा होगा ना कि ये जो समुद्र का पानी काफी ह्यूज किलोमीटर्स जो होता है चौड़ाई में, विड्थ जो होती है उसमें एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको मैंने मैप दिखाया था वर्ल्ड का। आप ही जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, तो इसमें जो एरो बना हुआ है ना, ये पूरा पानी है। मतलब पूरा जो पानी है समुद्र का वो इस दिशा से यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ सर्कुलर पैटर्न से फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
तो एंटायर जो आपका पूरा वाटर का मास है, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, जो पानी का पूरा एक स्ट्रीम है, धाराएं जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। ये मत सोचिए कि ओशन में एक थोड़ा सा कुछ 10 सेंटीमीटर पानी एक तरफ जाएगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा पानी जो कहीं और जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा जो पानी होता है, देखिए पूरा का पूरा यहाँ का जो पानी है वो यहाँ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इधर होके नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। या फिर यहाँ आप देखिए, ये पूरा जो पानी है इक्वेटर से नीचे आ रहा है, ब्राजील की तरफ सोते हुए फिर यहाँ इस तरफ मूव कर जा रहा है। तो ये जो पूरी धाराएं होती है, पानी जो होता है, वो जब समुद्र का पूरा पानी जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि देखो बीच में क्या आ रहा है, लैंडमास आ गया, तो लैंडमास से टकराने के बाद ये नीचे की तरफ मूव कर गए। तो जिस तरह से लैंडमास होता है उसी तरह से जो वाटर का मूवमेंट होता है। तो डायरेक्शन जो होता है वो लैंड मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे अभी साउथ अमेरिका नहीं होता तो ये पानी आगे की तरफ चला जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साउथ अमेरिका है तो ये जो पानी है ये यहाँ ना जाके नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है। तो आपके जो समुद्र के जो पानी होता है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में साल भर मूव करता है, तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। तो ओशन करंट्स के जो है बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेव्स। वेव्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले मैंने आपको ओशन करंट बताया, जिसका हम डिटेल वर्जन बाद में पढ़ेंगे कि ओशन करंट जो होते हैं दे आर द फिक्स्ड मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। साल भर जो समुद्र का पानी एक ही डायरेक्शन मूव करता है, एक बहुत ही लंबी चौड़ी पूरी की पूरी पानी पूरा धाराएं जो है एक ही डायरेक्शन मूव करती हैं, उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स। और ये चेंज नहीं होता है कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, कि एक ही अपनी डायरेक्शन में मूव करता रहता है पानी। अब ओशन करंट्स के बाद दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कौन सा होता है, वेव्स का होता है। वेव्स मतलब समुद्री लहरें। ठीक है। अब लहरें आपने यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि ये समुद्र, ये क्या है, समुद्र की लहरें हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि वेव्स क्या होते हैं। वेव्स में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो मैं तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक है आपका विंड, ठीक है। एक है आपका वाटर, वाटर, और इसके बीच में है आपका एनर्जी। ठीक से ये ठीक से आ नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है। तो जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, वेव्स जो है उनका उसकी अकर होने के पीछे तीन चीजें रिस्पॉन्स, तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन तत्व होते हैं। एक है आपका विंड जिसको हम पवन कहते हैं, दूसरा है आपका एनर्जी, और तीसरा है आपका वाटर। ठीक है। अब ये कैसे, तीनों के तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है। जब हवा बहती है, जब विंड पवनें बहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपना फ्रिक्शनल फोर्स जो है पानी के ऊपर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है। हवा बही या विंड जिसको हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, विंड जब फ्लो मूव करती है समुद्र के पानी के ऊपर, तो वो अपना जो एनर्जी होती है या जो अपना फोर्स होता है वो वाटर के ऊपर इन्फ्लुएंस कर एक्सर्ट करती है, डालती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है। और वो एनर्जी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ लेके जाती है, जिससे क्या क्रिएट होता है, वेव्स। ये जिससे आपका जो है वेव्स क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली जो आप समुद्र में लहरें देखते हो, आप जो देखते हो कि पानी इस तरह से मूव कर रहा है, वो एक्चुअली वाटर आगे पीछे मूव नहीं करता है, वो क्या मूव कर रही है, एनर्जी। ठीक है। सो वेव्स आर बेसिकली द एनर्जी विच आर क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विच इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड। सो इन सबके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेव्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, विंड। विंड मूव हुई, विंड ने क्या किया, अपना फोर्स डाला वाटर के ऊपर, वाटर के ऊपर जैसे उसने अपना फोर्स डाला एक एनर्जी क्रिएट हुई, और एनर्जी क्रिएट होने की वजह से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना सर्कुलर पैटर्न में मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूव करते हैं, और वही हमें लगता है कि वो जो पानी होता है पूरा ऊपर नीचे इस तरह से मूव होता है, और ये हमें लगता है कि ये लहरें हैं, पानी आगे की तरफ बह रहा है, लेकिन पानी आगे की तरफ नहीं बहता है, पानी वही गोल गोल घूमता रहता है। बस एनर्जी यहाँ पे उसने क्या किया, एनर्जी यहाँ पे आई, उसने इसको घुमाया राउंड राउंड उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स को, फिर वो एनर्जी आगे पास हो गई, उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को घुमाया, फिर सेम एनर्जी आगे की पास तरफ पास हो गई। तो एनर्जी जो होती है वो एक इधर से उधर मूव करती रहती है, और वही वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे घुमाती रहती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, और फिर धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स भी आगे की तरफ मूव करते हैं।
तो एक्चुअली वेव्स क्या है, दे आर द एनर्जी विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द विंड ऑन द वाटर। तो वही चीज आपको देखिए यहाँ पे दी हुई है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, ये एनर्जी होती है जो कि विंड के द्वारा क्रिएट की जाती है जब विंड अपना फ्रिक्शनल फोर्स डालता है ऑन द ओशनिक वाटर। सो वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज ए वेव पासिस। ठीक है, तो इसी से हमारा जो है लहरें या वेव का क्रिएशन होता है। और फाइनली ये जब वेव्स क्रिएट होती हैं उसके बाद ये जैसी शोरलाइन या समुद्र के तट के पास पहुंचती हैं तो इनमें इनकी जो एनर्जी होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप समुद्र के पास, लहरें समुद्र के पास पहुंची किनारे पर, तो वहां सामने तो जमीन है, पानी है नहीं आगे, तो वो एनर्जी उसमें गायब हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी होती है इट इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन्स के पास जाके जो आपकी वेव की एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल, इतना ज्यादा इसको, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो जो सिंपल टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थ्री एलिमेंट्स, विंड, वाटर, एनर्जी। विंड अपना जो है फोर्स अप्लाई करता है ऑन द ओशनिक वाटर, जिससे एक एनर्जी क्रिएट होती है वाटर में, और वो एनर्जी की वजह से जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं, और एनर्जी जो होती है वो आगे के मॉलिक्यूल्स में पास ऑन होती चली जाती है, जिससे वेव्स का क्रिएशन होता है। सो वेव्स आर एक्चुअली एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी मूव कर रही है ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड इनके पीछे कारण क्या है, मूवमेंट ऑफ द विंड। तो जितनी तेज हवा चलेगी, आप देखिए जब भी तूफान आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो आप देखिए लहरें और तेज ऊंची उठती हैं। तो अगर मान लीजिए हवा बहुत तेज है तो उतनी ही ज्यादा लहरें उठेंगी, और अगर विंड की मूवमेंट कम है तो आपकी जो है विंड की जो की एप्टीट्यूड है वो कम होगा। और जिस तरफ विंड बहती है उसी तरफ आपका ओशन करंट्स भी उसी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत वैसे दे रखा है, इसमें इसमें जो है आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विंड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ ढकेलता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, लहरों को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम, जो इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इतना रोल नहीं होता है, बट इतना आपको जानना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ये जो क्रेस्ट होता है ऊपर वाला उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं ये जो डायग्राम है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने ये जो डायग्राम देखा, आप इसमें देख रहे हो कि ये आपका इस तरह से समुद्र की लहरें उठ रही हैं। आप ये देखिए इस तरह से, ये एक वेव है। ठीक है, ये एक वेव है। जब एक वेव होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है, ये ऊपर का जो उठा हुआ पार्ट होता है जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, टॉप है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो इसका नीचे का पार्ट होता है, जैसे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, ये तो ये क्या हो गया, ये आपका जो अपर पार्ट है वेव का उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, CREST, आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है। और जो ये इसका फॉलिंग पार्ट है, जो नीचे डाउनवर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं ट्रॉ। ट्रॉ मतलब वैसे भी डिप्रेशन, गड्ढा होता है, तो इसको हम ट्रॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक वेव में जो अपर पार्ट होता है, जो वेव का जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो उसका नीचे का हिस्सा होता है, डाउनवर्ड पार्ट होता है, उसको हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीजें हैं वेव्स में। अब आपका ये जो दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, इसमें कुछ चीजें जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में पहला है आपका वेव क्रेस्ट एंड ट्रॉ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट्स ऑफ अ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रॉ रिस्पेक्टिवली। जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लो ये आपका ये आपकी वेव है, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये तो ये हो गया आपका क्रेस्ट, और आपका लोवेस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये तो ये हो गया आपका ट्रॉ। आपने लहरें तो देखी होंगी ना, लहरें ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसको डाउनवर्ड पार्ट को ट्रॉ और ऊपर पार्ट को हम क्रेस्ट कहते हैं। नाउ वेव हाइट क्या होती है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप बॉटम ऑफ अ ट्रॉ टू द टॉप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ वेव। अब ये पूछ रहे हैं आपसे वेव हाइट क्या होती है। वेव हाइट मतलब क्या होता है कि ये एक हमारी वेव है, ये ठीक है, ये एक हमारी वेव है। अब इसकी हाइट हमें निकाली तो हम कैसे निकालेंगे, एक ये हो गया, ये लेंगे हम, और एक ये लेंगे। ठीक है, ये क्रेस्ट का ऊपर का पार्ट हो गया, और ये ट्रॉ का। इन दोनों की जब हम ये लाइन हम बनाएंगे तो इस लाइन को हम कहते हैं वेव हाइट। ठीक है, ये आपकी वेव हाइट है, ये वेव हाइट है।
ये वेव हाइट है, क्योंकि ये आपका क्रेस्ट है और ये आपका ट्रॉ है। तो इसकी जो हाइट होती है इसको हम कहते हैं वेव हाइट। नेक्स्ट है हमारा वेव एम्पलीट्यूड। इट इज वन हाफ ऑफ द वेव हाइट। वैसे ये भी जो है आपके इतना एग्जाम में तो आता नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। इसका हम देखते हैं वेव पीरियड। वेव पीरियड इट इज, क्योंकि ये भी पूरा डायग्राम मुझे रब करके दूसरा बनाना पड़ेगा। वेव पीरियड इट इज merely द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रॉ एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, देखो एक जो आपका वेव होता है वो ऐसे होता है, ये आपका जो है पूरा एक आपका वेव है। ठीक है, अब वेव पीरियड मतलब क्या होता है कि मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो एक ये पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है आपका। इट इज merely द टाइम इंटरवल बिटवीन टू क्या बताए, हाँ वेव पीरियड। इट इज merely द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रॉ एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जो आपके क्रेस्ट है और आपका जो ट्रॉ है वो एक पॉइंट में कितना टाइम ले रहे हैं पास होने में, उसको हम कहते हैं वेव पीरियड। मतलब एक पॉइंट में, मान लो सपोज आपका ये पॉइंट है, सपोज ये आपका पॉइंट एक, ये ठीक से बने रहा, सपोज ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट में कितनी लहरें आ जा रही हैं एक टाइम इंटरवल में, उसको हम कहते हैं वेव पीरियड। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो भी आपको भेज दूँ कि ये डायग्राम के साथ थोड़ा सा वैसे बनता है। जैसे ये आपका देखो, ये आपके समुद्र में लहरें उठ रही हैं, ये वेव्स हैं आपकी। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितनी लहरें, कितनी बार ये क्रेस्ट और ट्रॉ इतने टाइम में बन रहा है, उसको हम कहते हैं वेव पीरियड। ये टाइम में कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब इतने टाइम में कितनी लहरें उस पॉइंट पे बन रही हैं। ये सपोज एक ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो इसमें कितनी लहरें फॉर्म हो जा रही हैं, मतलब कितना क्रेस्ट यहाँ पे बन रहा है और कितना ट्रॉ इस पॉइंट को बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, उसको हम कहते हैं वेव पीरियड। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा कि एक आपका ये क्रेस्ट है और एक आपका ये क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसको वेवलेंथ नाम से जाना जाता है क्योंकि ये एक क्रेस्ट हो गया और ये क्रेस्ट, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया आपका वेव लेंथ। तो ये जो है, जो मैंने आपको बता दिए, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो एग्जाम में इतना ये आता नहीं है, लेकिन तब भी मैंने आपकी सब नॉलेज के लिए बता दिया है, क्योंकि जितना अभी तक मैंने देखा उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि वेव क्रेस्ट एंड ट्रॉ क्या है, वेव हाइट क्या है, देन वेव पीरियड क्या है, एंड वेव लेंथ क्या है। तो ये चारों चीजें तो कम से कम आपको जो है पता होनी चाहिए। देन वेव्स में मैंने जो है मैंने आपको क्या क्या बताया है कि वेव्स का ओरिजिन कैसे होता है, उसके लिए पीछे विंड जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन मैंने आपको वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ दूसरा है आपका टाइड्स, कि जो ज्वार होता है वो क्या होता है। नाउ ज्वार जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इट इज द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर। जब समुद्र का पानी ऊपर और नीचे की तरफ मूव होता है तो इसको हम कहते हैं टाइड्स। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, द पीरियोडिकल rise and fall of the sea water is known as twice। और मतलब ये पूरे दिन भर नहीं होता है, ये सिर्फ दिन में जो है आपका एक या दो ही बार होता है। एंड इट इज मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सन एंड मून। तो वेव्स देखो आपने जो पढ़ा वो डिफरेंट है। वेव्स आर कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग विंड। बट टाइड्स जो होते हैं दे आर द वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट मीन्स द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर। एंड इट हैपन्स, ये वेव्स तो आपकी रेगुलर मूव होती है, पूरे दिन भर वेव्स चलती रहती है, बट टाइड्स जो होते हैं वो दिन में सिर्फ एक बार या दो ही बार होता है। ठीक है, एंड इसके पीछे कारण क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स और द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। तो ये इसमें आपको बस इतना जो है जानना जरूरी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स। नाउ जो नेक्स्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ टाइड्स,
कि जो टाइड्स होते हैं वो देखो, इसमें तो वैसे आपको बहुत चीजें दी हुई है, लेकिन फिर आप उसको कंफ्यूज होगे कि उसकी इसमें बहुत डिटेल में एज इट इज पता नहीं कहीं से लेके कॉपी पेस्ट कर दिया गया, तो इतना ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी इतना नहीं आता। इसमें ये दिया देखो, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पोल, और ये सब हम जो है अभी टाइप्स ऑफ टाइड्स में जब पढ़ेंगे तो वो आपको और समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली टाइड्स में आपको पता होना चाहिए, दे आर द वर्टिकल मूवमेंट्स एंड दे आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल और अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टाइड्स। देखो, जो टाइड्स होते हैं हम उनको दो वे में क्लासिफाई करते हैं। एक जो आपका टाइप होता है वो उसको हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल जो उसका पैटर्न होता है, लाइक वो कितनी बार अकर हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है या मूवमेंट क्या है, उसके ऊपर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो पोजीशन के हिसाब से होता है, कि मतलब सन मून एंड अर्थ ये किस पोजीशन में है, इस हिसाब से हम जो है टाइड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। तो ये जो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है वो है टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब टाइड्स कितनी बार आ रहे हैं उस बेसिस पे जो है आपके जो टाइड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेमी ड्यूरेनल, एक होता है ड्यूरेनल, और एक होता है मिक्स टाइड। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो टाइड्स होते हैं, ज्वार जो होते हैं, वो पूरे दिन भर नहीं आते हैं, वो या तो एक बार आएंगे या तो दो बार आएंगे। सो द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे। जब एक दिन में दो बार हाई टाइड आता है और दो बार लो टाइड आता है, निम्न ज्वार मतलब जब पानी दो एक दिन में जब दो बार पानी बहुत ऊंचा उठता है और दो बार पानी जब सबसे नीचे रह जाता है, ज्यादा उठ नहीं पाता है, तो उसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेनल टाइड। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। तो जो लो टाइड्स ऊपर उठ रहा है उनकी हाइट सेम रहती है, और जो नीचे लो टाइड आ रहा है उसकी भी हाइट सेम रहती है। तो दो बार ऊंचे टाइड उठते हैं और दो बार टाइड जो होते हैं वो ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। तो दिन में दो बार ऐसा होता है, उसको हम सेमी ड्यूरेनल कहते हैं। लेकिन जब टाइड सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही बार हाई टाइड आ रहा है और एक ही बार लो टाइड आ रहा है एक दिन में, तो उसको हम ड्यूरेनल टाइड कहते हैं। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। तो ये कह रहे हैं कि जो हाई टाइड आता है और एक ही हाई टाइड होगा और एक ही लो टाइड उसमें आता है। और नेक्स्ट है आपका मिक्स टाइड। मिक्स टाइड वो होता है जिसमें कोई भी हाइट नहीं होती है, मतलब उसमें आप कुछ आप वेरिएशंस जो है फील नहीं कर सकते। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड। These tides generally occur along the west coast of North America and on many islands of the Pacific Oceans. तो मिक्स टाइड मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में एक ही टाइड हो रहा है या फिर, लेकिन ये कुछ प्लेसेस में ही होता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है। तो उस तरह की टाइड को हम कहते हैं मिक्स टाइड। सो बेसिकली सेमी ड्यूरेनल मीन्स जब एक दिन में दो बार टाइड्स आती हैं, दो हाई एंड दो लो। ट्यूनल मीन्स जब दिन में एक बार हाई टाइड होता है एक बार लो होता है। और मिक्स टाइड मतलब जब आप बिल्कुल क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी तीन तरह की टाइड्स। ठीक है बच्चों, अब जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो बाकी का है वो मैं कल पढ़ाऊंगी। कल आपकी क्लास तो है ना? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म। तो आज मैंने जितना जो पढ़ाया है, मैंने वेव्स को कवर किया है और मैंने आपको टाइड्स बताए हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स। बाकी और दो तरह के टाइड्स हैं जो कि मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे जो है उसको पूछ सकते हैं। आप या तो व्हाट्सएप पे या तो पर्सनली भी जो है मुझे लिख के आप भेज सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। या फिर आप लिख लीजिए तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ठीक है। और जितना आज पढ़ाया है, देखो ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है। तो जितना मैंने आपको बताया उसको आप एक नोट्स फॉर्म में आप उसको लिख लीजिए और फिर आप उसको मुझे स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्लासरूम पे भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगी। और इस चीज का जो मैंने किया है उसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसको अगेन जो है आपके क्लास ग्रुप पे और क्लासरूम में भेज दूंगी, आप इसको दोबारा सुन सकते हो। और जो कंफ्यूजन है आप उसको मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। यस और नो, आपको आवाज आ रही ना मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास अब हम लोग कर लेंगे। थैंक यू क्लास।